1890 में इन बैक स्ट्रीट्स पर एक हादसा हुआ जिससे शुरुआत हुई एक ऐसे टर्म की जिसने विक्टोरियन सोसाइटी को हिलाकर रख दिया और ब्रिटेन में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की भी शुरुआत की। 22 मार्च 1890 के दिन जॉर्ज ईस्टवुड, एक शरीफ आदमी, रेनबो पब में जाता है। वो शराब नहीं पीता, वो वहाँ जिंजर बियर पीता है। तभी 3 मुस्टंडे उससे भिड़ जाते हैं। जॉर्ज घर के लिए निकल जाता है, पर वहाँ से बाहर जाते ही वो आवाज सुनता है, उसे छोड़ना मत साथियों, और वो सब उस पर टूट पड़ते हैं। वो 3 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहता है और उसकी एक सर्जरी होती है जहाँ स्कल से हड्डी का एक टुकड़ा निकाल दिया जाता है। मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि इस हादसे को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, क्योंकि ये पहली बार था जब पीकी ब्लाइंडर्स टर्म का इस्तेमाल किया गया था और इसकी शुरुआत हुई। 1920 के दशक में रियल पीकी ब्लाइंडर्स ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के गॉडफादर बन चुके थे। ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग सिस्टम था जो कि शिकागो में ऑपरेट कर रहे गैंग जितना ही खतरनाक था। लेकिन इसकी शुरुआत 50 साल पहले 1870 के दशक में हुई थी। ये जवान लड़के पैसे कमाने के लिए नहीं, स्टेटस के लिए स्ट्रीट्स पर लड़ते थे। लड़ना उनकी खासियत थी, चाहे वो पुलिस के साथ हो या फिर एक दूसरे के साथ। वो पहला मॉडर्न यूथ कल्ट था। ये गैंग्स बर्मिंघम की बैक स्ट्रीट्स में शुरू हुए, जहां गरीबी और भेदभाव चरम पर था। उन्हें कैनिबल्स का नाम दे दिया गया। ये कहानी है ब्रिटेन के पहले मॉडर्न मास गैंग वॉर के शुरुआत और अंत की, जिसने हमारे शहर को बदल कर रख दिया। The Real Peaky Blinders, Episode 1, Street Fighting Gangs। पीकी ब्लाइंडर्स की ज्यादातर कहानियां मेरे डैड की ही बताई हुई थी। उनका एक किस्सा था जिसने मुझे इसकी स्क्रिप्ट लिखने पर मजबूर कर दिया था। वो लगभग 8 साल के थे जब उनके डैड ने उन्हें एक मैसेज दिया और कहा कि इसे पीकी ब्लाइंडर्स के पास ले जाओ। वो डरे हुए थे और वहाँ 8 लोग पूरी तरह से ड्रेस्ड थे। टेबल पर सिक्के ही सिक्के जमा थे। उस इलाके में किसी के पास पैसा नहीं था। उन्होंने बताया कि वो सब बियर और विस्की पी रहे थे जैम जार्स में से, क्योंकि वो ग्लास या कप जैसी चीज पर कभी अपना पैसा खर्च नहीं करते थे। वो सारा का सारा पैसा सिर्फ अपने दिखावे पर खर्च करते थे। और तभी मुझे ऐसा लगा कि ऐसे हालात में जहां आपके पास कंट्रोल ना हो, ना आपके पास अथॉरिटी हो, हालात बदतर हो, अगर आपका किसी चीज पर कंट्रोल बचा है तो वो सिर्फ आप खुद हैं। शेल्डन्स उनके अंकल थे और इस सब की शुरुआत की थी। रिसर्च शुरू करने के कई साल बाद मुझे पहली बार ये नाम दिखाई पड़ा, जो था सैम शेल्डन। स्टीवन नाइट ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद के बर्मिंघम के हालात पर कहानी बनाई। तब तक नाइट शेल्बीज की इंस्पिरेशन शेल्डन्स यहाँ काफी मशहूर हो गए थे, लेकिन ये फिल्म पीकी ब्लाइंडर्स के शुरुआती दिनों की बात करती है। मैंने शेल्डन्स पर काफी रिसर्च की है। तीनों भाई जॉन, सैम्यूल और जोसेफ जाने माने क्रिमिनल्स थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सैम्यूल शेल्डन की फोटो है। इसकी हाइट लगभग 5 फुट 1 इंच थी, पर इससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। वो कई दंगों, हाथापाई और शूटिंग्स में शामिल था, और इस शहर के सबसे बड़े गैंग वॉर में भी। वो टॉम शेल्बी की तरह ही थे। पर्सनली मैं कभी उनके पास ना जाता, कभी भी नहीं। सैम्यूल शेल्डन पर 1880s में गैंग के साथ पुलिस पर हमला करने का इल्जाम लगा, और फिर दूसरे लोगों पर हमला करने और पत्थर फेंकने का इल्जाम भी लगा। उसका अपना एक गैंग था, पर जाहिर है कि उसकी शुरुआत इस ड्रामा के समय से पहले हुई थी। कई सारे पीकी ब्लाइंडर्स के रिकॉर्ड्स को पढ़ने के बाद ये पता चला है कि पीकीज की जड़ बर्मिंघम के हर हिस्से में फैली हुई है। असली पीकी ब्लाइंडर्स 1920s का कोई गैंग या कोई एक गैंग नहीं था।
असली पीकी ब्लाइंडर्स वो जवान लड़के थे जो बर्मिंघम के कई सारे बैकस्ट्रीट गैंग्स का हिस्सा थे 1890s और 20th सेंचुरी की शुरुआत के बीच। पर उनकी शुरुआत काफी पहले हुई थी। उन्हें स्ट्रीट रफियंस कहा जाता था, पर 1872 के बाद उन्हें एक नाम मिल गया, स्लॉगिंग गैंग्स, जो कि स्लॉगर वर्ड के ऊपर रखा गया था, जिसका मतलब है जोरदार हमला करना। ये एक बड़े मूवमेंट की शुरुआत थी जो आगे चलकर वर्किंग क्लासेस और शहर के पिछड़े इलाकों को पूरी तरह बदलने वाला था। इन स्लॉगिंग गैंग्स का असर ब्रिटेन के दूसरे इंडस्ट्रियल सेंटर्स में भी देखने को मिला था। लेट 19th सेंचुरी के वक्त इंग्लैंड के बड़े शहरों में टेरिटोरियल यूथ गैंग्स की कई सारी रिपोर्ट्स देखने को मिली, और ये सभी के सभी गैंग्स वर्किंग क्लास रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट से ही थे। और यही वजह है कि बर्मिंघम और मैनचेस्टर जैसे शहरों में उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी। बैक स्ट्रीट्स में बदमाशी, गुंडागर्दी फैल चुकी थी। हर बड़े शहर की यही प्रॉब्लम थी, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, साल्फord, लंदन और लिवरपूल। ये न्यू इंडस्ट्रियल एज की टॉप क्लास सिटीज थी। दुनिया में ऐसी जगह और कहीं नहीं थी, और यहाँ जिंदगी काफी मुश्किल थी। $1870 के दशक से बर्मिंघम इस दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग नेशन का दिल माना जाता है, लेकिन उसकी एक कीमत है। चार्ल्स डिकेंस ने कहा था कि ये शहर नर्क की तरह है। यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 साल से भी कम है। 5 में से एक बच्चा 5 साल की उम्र से पहले दम तोड़ देता है। लोग यहाँ कई घंटों तक काम करते हैं। वो गर्मी में, शोर में और खतरनाक हालात में काम करते हैं। और इन्हीं हालातों में गैंग के शुरुआती मेंबर्स का जन्म हुआ, पीकी ब्लाइंडर्स से पहले की जनरेशन। कुछ नाम आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। उनमें से एक है हमारी स्टोरी का सबसे बड़ा नाम, थॉमस जॉयस। जॉयस की कोई फोटो तो नहीं है, लेकिन हमने अखबारों में उनका नाम कई बार देखा है। थॉमस जॉयस का नाम सबसे पहले लोकल प्रेस में पाया गया सितंबर 1874 में। वो और उसका पार्क स्ट्रीट गैंग का साथी टेरिटन ब्रिज पर थे जब उन्होंने विलियम स्मॉलवुड पर हमला कर दिया, जो मिल्क स्ट्रीट गैंग का फाइटर था। उन्होंने उसे बहुत गंदी गालियां दी और उन्होंने चाकू निकाला। स्मॉलवुड ने अपनी बेल्ट निकाल दी। जॉयस और उसका साथी कोर्ट पहुंचे, सिर पर पट्टी लगाए। जज ने उन्हें देखकर कहा, तुम्हारी अच्छी धुलाई हुई है, ये होना ही चाहिए था। जॉयस को उनके एक कमेंट से कहां फर्क पड़ने वाला था। वो एक मजबूत गैंग लीडर था जिसे वायलेंस पसंद थी। वो पैसों के लिए नहीं लड़ता था, शौक से लड़ता था। थॉमस जॉयस पार्क स्ट्रीट गैंग का कैप्टन बन सकता था क्योंकि वो टफ था, खतरनाक था और लड़ने में माहिर था। हमें ये समझना होगा कि गरीब वर्किंग क्लास जवान लड़कों के लिए लड़ना इतना जरूरी क्यों था। उनके हाथ खाली थे, लेकिन जो एक चीज उनके पास थी वो थी ये स्ट्रीट। ये उनकी थी। यहाँ टेरिटरी और मास कम्युनिटी एक हो गए थे। अगर आप अपनी स्ट्रीट को डिफेंड करेंगे और किसी और की स्ट्रीट को हरा देंगे तो इससे आपका रुतबा बढ़ेगा। गैंग्स जब लड़ते हैं तो कुछ चीजें आपको जरूर देखने को मिलती हैं। एक है कि गैंग्स काफी ज्यादा शोर करते हैं और कई धमकियां भी दी जाती हैं। इन्हें हम क्रिमिनल गैंग्स नहीं मान सकते हैं। उनकी तैयारी स्ट्रीट रॉबरी या थेफ्ट के हिसाब से नहीं होती है। उनकी खासियत होती है लड़ना, और उनका फोकस अपने इलाके को बचाने पर रहता है। उस वक्त वायलेंस बहुत आम हो चुकी थी। उस वक्त के लोग ज्यादा वायलेंट थे। हाँ, तब भी लोग कैजुअल वायलेंस के खिलाफ तो थे, पर तब हाथापाई काफी आम थी। लोग एक दूसरे से लड़ते थे और उन्हें चोट भी पहुंचती थी। ये समझने के लिए कि थॉमस जॉयस पीकी ब्लाइंडर क्यों बने, काल उनकी स्टोरी पर रिसर्च कर रहे हैं। आप यहाँ 1871 के सेंसस में उन्हें देख सकते हैं। उसके माँ बाप का नाम, उसके छोटे भाई का नाम, उम्र 18 साल,
उसके माँ बाप आयरलैंड से थे और वो यहाँ सेटल हुए थे पार्क लेन में, पार्क स्ट्रीट के पास, जहाँ की हालत काफी खराब थी। बर्मिंघम की आबादी करीब 2.5 लाख थी, जो 43,000 छोटे घरों में रहती थी। बैक टू बैक्स वो घर होते थे जो कि बीच से बांट दिए जाते थे, जिनका आधा हिस्सा स्ट्रीट और आधा सेंट्रल कोर्टयार्ड की तरफ होता था। गरीब लोग बहुत ही बुरी हालत में रह रहे थे। सिर्फ एक कमरा हुआ करता था जिसमें लोग भरे पड़े रहते थे। सफाई बिल्कुल नहीं थी। टॉयलेट के नाम पर ड्राई पैंस थे जिन्हें 2 या 3 फैमिलीज शेयर करती थी। सिर्फ एक नल हुआ करता था 100 लोगों के लिए जो ठंडा पानी पीते थे। हर तरफ धुआं था, गंदगी थी। जीना मुश्किल था और मरना आसान। थॉमस जॉयस ऐसे ही गंदगी भरे गलियारों और इलाकों में बड़े हुए। सेंसस से हमें एक सरप्राइजिंग डिटेल पता चली है। 1871 के सेंसस में वो एक जवान लड़का था। यहाँ लिखा हुआ है कि वो एक लेबरर था। ज्यादातर शुरुआती पीकीज की तरह ही वो बेरोजगार नहीं थे। उनकी नौकरी थी। उस वक्त काफी लोगों को नौकरी दी जा रही थी। एक 12 साल का बच्चा भी नौकरी कर सकता था। गैंग में काम करने वाले ज्यादातर लोग जवान लड़के और अडल्ट्स थे। वो अनस्किल्ड थे। उनमें से कई फैक्ट्री वर्कर्स थे जो काफी मेहनती थे। वो स्ट्रीट ट्रेडर्स थे। उस वक्त नौकरियां तो कम नहीं थी पर पे बहुत कम था। उन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने कम पैसों में ज्यादा एंजॉय करने का तरीका ढूंढा। 1851 से 1881 तक एवरेज एज 25 साल से भी कम थी। मिडिल क्लास का बर्थ रेट कम हो रहा था, लेकिन गरीब इलाकों में बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए गरीब इलाकों में बहुत सारे जवान लोग थे, बहुत सारे बच्चे थे और वो सड़क पर रहते थे। उनके पास कोई गार्डन नहीं था, उनके पास कमरे नहीं थे, वो सड़क पर खेलते थे। आयरिश पेरेंट्स के बेटे थॉमस जॉयस के गैंग्स को ज्वाइन करने के पीछे एक और बड़ी वजह भी हो सकती है, रेसिज्म। 1800 में आयरिश पॉपुलेशन बहुत ही तेजी के साथ बर्मिंघम आई थी और ये इमिग्रेशन जोरों शोरों पर था 1840s और शुरुआती 1850s में। और इसीलिए आप सेंसस में देखेंगे तो पता चलेगा कि बर्मिंघम रहने वाले आयरिश लोगों की तादाद डबल हो गई थी 1841 और 1851 में। इतनी बड़ी आबादी मूव करके बर्मिंघम इसीलिए आई क्योंकि उस वक्त आयरलैंड भूखमरी से जूझ रहा था। 1845 से 1851 में आई भूखमरी की वजह से 10 लाख से ज्यादा आयरिश आदमियों, औरतों और बच्चों ने खाने की कमी और बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा दी। 20 लाख लोगों को जबरदस्ती इमिग्रेट होना पड़ा। बर्मिंघम में मूव हुए आयरिश लोग ज्यादातर बर्मिंघम के गरीब और पिछड़े इलाकों में रहा करते थे। पार्क स्ट्रीट जैसे इलाके। उस वक्त उन इलाकों में बेसिक चीजों के हालात बहुत बुरे थे, जैसे कि पानी, ड्रेनेज और सैनिटेशन। इन नए इमिग्रेंट्स जैसे पार्क स्ट्रीट की जॉयस फैमिली के साथ कैथोलिक ना होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और 1867 में भीड़ को उनके खिलाफ भड़काने का काम किया प्रोटेस्टेंट विलियम मर्फी ने। विलियम मर्फी तब के एक प्रीचर थे। वो एक से दूसरे टाउन जाया करते थे और वहां के लोगों को इस बात पर भड़काते थे कि इंग्लिश पॉपुलेशन को इन आयरिश लोगों को अपनाना नहीं चाहिए, जो कि उनके साथ रहने लगे हैं। लोगों के कान भरे और उन्हें कैनिबल्स कह दिया। उन्होंने कहा कि उनके प्रीस्ट्स लुटेरे और झूठे हैं। जून 1867 के दिन एक भीड़ पार्क स्ट्रीट पर निकल आई, जो बर्मिंघम के गरीब इलाकों में से एक था। खुद को इंग्लिश सेवियर्स मानने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद बर्मिंघम के आयरिश इलाके में जमा हुई और वो वहाँ रहने वाले मासूम लोगों के घरों को तोड़ने लग गए। और बर्मिंघम के मेयर ने बताया कि लगभग 50,000 से 1 लाख लोग इन दंगों के बीच सड़क पर उतर आए थे।
मर्फी रायट्स का टारगेट पार्क स्ट्रीट था, जहां रहने वाले ज्यादातर लोग आयरिश बॉर्न थे या सेकेंड जनरेशन आयरिश थे। और पार्क स्ट्रीट में रहने वाले लोगों ने उनका जमकर सामना किया, पर पुलिस भी उन आयरिश लोगों पर हमला करने वाले लोगों का ही साथ दे रही थी। जब पुलिस आपके खिलाफ हो तो जीतना नामुमकिन हो जाता है। ये भीड़ उन आयरिश लोगों के घरों के अंदर घुस गई थी, सब कुछ तबाह कर दिया, उनका फर्नीचर तक घर से बाहर लाकर तोड़ दिया गया। इन दंगों का इल्जाम उल्टा आयरिश लोगों पर ही डाल दिया गया। उनकी कॉम्पनसेशन की रिक्वेस्ट को भी खारिज कर दिया गया। इनमें से कई सारे परिवार तो जॉयस फैमिली की स्ट्रीट पर ही रहते थे, और इस नाइंसाफी के ठीक बाद थॉमस जॉयस का पार्क स्ट्रीट गैंग में रैंक बढ़ने लगा। इन स्लॉगिंग गैंग्स की शुरुआत 1860s के आखिर में हुई थी, जब बर्मिंघम में रहने वाली बड़ी आबादी ने, जो तब बच्चे थे, जो जवान हो रहे थे, उन्होंने ये दंगे देखे, अपने घरों को टूटते हुए देखा, जिसका असर कुछ इस तरह से पड़ा कि जिन लोगों ने ये दंगे होते हुए देखे थे, उन्होंने समझा कि अगर आपके पास किसी तरह के स्किल्स हों, जैसे कि पत्थर फेंकना या फिर किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा होना, आपके काफी काम आ सकता है, आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, आपके अपनों और कम्युनिटी को भी। मुझे तो लगता है कि ये एक बड़ी वजह हो सकती है 1870s में हुए दंगों की। कुछ मशहूर नाम हैं, जैसे कि पार्क स्ट्रीट के जॉयस फैमिली की, जिनके पास लीडरशिप पोजीशंस थीं। इन स्लॉगिंग गैंग्स की 1870s के रिकॉर्ड में ऐसा लिखा है। इस तनाव में थॉमस जॉयस आगे बढ़ता चला गया, पर आयरिश और इंग्लिश स्पीकीज के बीच हुए गैंग वॉर्स की वजह से उन्हें अपने करीबियों को खोना पड़ा। 1874 में थॉमस जॉयस को पार्क स्ट्रीट गैंग का कैप्टन बना दिया गया। उनका छोटा भाई जैकी उस वक्त 13 साल का था, और उसी साल फरवरी में जैकी पार्क स्ट्रीट गैंग के दूसरे साथियों के साथ मिल्क स्ट्रीट गैंग के साथ एक बड़ी लड़ाई में पड़ गया, और इस लड़ाई के बीच जैकी 15 साल के थॉमस कर्कम पर हमला कर देता है। अफसोस, कुछ वक्त बाद कर्कम मर जाता है। कोर्ट में जैकी की उम्र को लेकर बहुत बहस होती है, क्योंकि पहले उसने अपनी उम्र 14 बताई थी और अब 13 बता रहा है। ऐसे हालातों में ज्यादातर लोग अपनी उम्र कम बताते हैं, खासकर 13 या उससे कम बताते हैं, क्योंकि अगर उनकी उम्र 14 या उससे ज्यादा हो तो उन्हें अडल्ट माना जाएगा। ऐसे में उन्हें डेथ पेनल्टी मिल सकती है। जज ने जूरी से कहा कि जैकी पर मर्डर का आरोप सिर्फ तभी लगा सकते हैं अगर वो इसके पीछे की वजह बता सकें, जो वो नहीं कर पाए। जैकी जॉयस पर मैनस्लॉटर का इल्जाम लगाया गया और उन्हें 1 महीना जेल और 5 साल रिफॉर्मेटरी में भेज दिया गया। उस वक्त आपका स्टेटस इस बात पर डिपेंड करता था कि आप कितने ज्यादा टफ हैं और किस तरह लोगों से लड़ सकते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उस वक्त के स्लॉगर्स या पीकी ब्लाइंडर्स उस वक्त के सेलिब्रिटीज थे। गैंग्स के बढ़ते फेम का प्रूफ हमें एक और जगह भी देखने को मिला, मीडिया में। 1855 में न्यूज़पेपर्स पर टैक्स कम कर दिया गया। वो काफी सस्ते में मिल जाते थे। काफी सारे लोग अखबार खरीदने लगे, जिनमें वर्किंग क्लास के लोग भी शामिल थे। बर्मिंघम प्रोविंशियल प्रेस ने भी ये प्रिंट किया था कि इतने क्राइम पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किए गए थे। समझने के लिए कह सकते हैं कि जितने पॉपुलर आजकल रियलिटी टीवी शोज हैं, ये उसका ही एक विक्टोरियन वर्जन था कि आपके लोकल एरिया में क्या हो रहा है, कौन से क्राइम हो रहे हैं, गुंडागर्दी, स्कैंडल्स, ये सारी चीजें इसे पढ़ने में काफी ज्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं। ये मॉडर्न टैब्लॉइड प्रेस की शुरुआत थी। विक्टोरियन ब्रिटेन में क्राइम एंटरटेनमेंट न्यूज का सबसे बड़ा कमर्शियल फॉर्म बन गया था, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे थे जो लोग करने का सिर्फ सोच सकते थे। वो लोग रूल्स ब्रेक कर रहे थे और फेमस भी हो रहे थे। रियल लाइफ एंटरटेनमेंट का ये अच्छा तरीका था। 1870 के दशक में लिटरेसी रेट्स बढ़ने लगे थे। 75% औरतें और 80% आदमी पढ़ सकते थे।
एजुकेशन एक्ट्स का शहर के लिटरेसी रेट्स पर काफी अच्छा असर पड़ा था। काम के लिए बच्चे अब भी 13 या 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ रहे थे, पर बेसिक लिटरेसी लेवल सबके लिए जरूरी था। ऐसा कहते हैं कि स्लॉगर्स चाहते थे कि प्रेस उन्हें फेमस बनाए। उस वक्त इन गैंग्स के मेंबर्स चाहते थे कि उनकी बात न्यूज़पेपर में की जाए, क्योंकि इससे उनका नाम फैलता था, वो मशहूर बनते थे, लोगों में उनका डर फैलता था। हो सकता है कि शुरुआत में आपको जेल में कुछ वक्त बिताना पड़े, पर बाहर निकलते ही आप हीरो बन जाएंगे, क्योंकि आप जेल गए, जिंदा बाहर निकले तो तुरंत आपको गैंग लीडर बना दिया जाएगा। 1870 में सिर्फ मेल गैंग मेंबर्स ही मशहूर नहीं हो रहे थे। पीकी गैंग्स की एक्टिविटीज में औरतों का भी बड़ा हाथ था। तो ये है फीमेल प्रिजनर्स की बुक। इसमें अर्ली 1930s तक के काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं और इनमें पीकी ब्लाइंडर्स की मोल्स हो सकती हैं, उनकी गर्लफ्रेंड्स या वाइफ्स हो सकती हैं, उन जवान बर्मिंघम क्रिमिनल्स की। यहाँ काफी सारी डिटेल्स हैं। हर पेज पर ज्यादातर ऑफेंसेस आपको थेफ्ट के मिलेंगे, कुछ असॉल्ट के मिलेंगे, प्रोस्टिट्यूशन के, ब्रॉथल्स चलाने के, और इनकी कहानी भी आदमियों की तरह ही है। इनका पास्ट भी काफी ज्यादा ट्रैजिक रहा होगा, गरीबी रही होगी, माँ बाप शराबी होंगे, पैसे की कमी होगी, उनके लिए सर्वाइव करना तक मुश्किल रहा होगा, और इसीलिए ये सारे थेफ्ट ऑफेंसेस सर्वाइवल के लिए हो सकते हैं। इन पेजेस में काफी ज्यादा दर्द छिपा हुआ है। इन बुक्स में कुछ कैदी काफी ज्यादा यंग हैं। ये लेडी है लिया जेंग्स, ये पॉलिशर का काम किया करती थी, उन्हें असॉल्ट के लिए अरेस्ट किया गया था। इनके कैरेक्टर को देखकर लगता है कि ये पीकी ब्लाइंडर्स गैंग का हिस्सा रही होंगी। ये काफी ज्यादा टफ लग रही हैं और इनकी उम्र सिर्फ 18 साल है। और ये है एलिस जैक्सन, जिन्हें 1911 में अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया था और उन्हें 2 साल जेल का सेंटेंस भी दिया गया था, जिसका मतलब है शायद उनकी सजा कम की गई होगी। हिस्टोरियन केट लिस्टर रिसर्च कर रही हैं कि कैसे विमेन पीकीज का भी इसमें आदमियों के जितना ही बड़ा हाथ है। 1874 के समर में डिगवर्थ बर्मिंघम में दंगे भड़क उठे। गवाह बताते हैं कि 500 से 600 दंगाइयों ने पुलिस पर हमला किया, खिड़कियां तोड़ी और काफी तोड़फोड़ मचाई। और इन दंगों में सिर्फ आदमी ही शामिल नहीं थे। 15 साल की जूलिया गिबलिन भी इन दंगाइयों के बीच से गिरफ्तार हुई। लोगों ने उन्हें पुलिस पर फेंकने के लिए एप्रन में पत्थर ले जाते हुए देखा। इस लिस्ट में जूलिया एक लौता नाम नहीं है। हमें रिपोर्ट से पता चला है कि कई बड़ी गैंग वॉर्स में लड़कियां लड़कों के साथ मिलकर लड़ती थीं। वो पुलिस पर हमला करती थीं और वो गवाहों को धमकाने और मारने का भी काम करती थीं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह तब महिलाएं और लड़कियां वायलेंस में हिस्सा लेती थीं। जूलिया गिबलिन के जैसी औरतें विक्टोरियन कल्चर से पूरी तरह अलग थीं। वो अब घर की एंजल्स नहीं थीं, न ही वो शरीफ, कमजोर और चुप थीं। वो बड़ी लड़ाकू थीं और तेज और वायलेंट भी। विक्टोरियन बर्मिंघम में अपनी आवाज पहुंचाने के लिए धमाका करना जरूरी था। महिलाएं और जवान लड़कियां जो कि गैंग से जुड़ी थीं, वो उन्हीं की तरह हेयर स्टाइल्स रखती थीं और कपड़े भी वैसे ही पहनती थीं, क्योंकि इससे उन्हें गैंग का हिस्सा होने का एहसास होता था। इसीलिए जवान लड़कियां भी उन्हीं की तरह ड्रेसअप होने लगी। वो गले में रंगीन रुमाल पहनती थीं, रंग बिरंगी या स्ट्राइप्ड स्कर्ट्स पहनती थीं। रिपोर्ट्स के हिसाब से बर्मिंघम में एक पीकी मोल एक बहुत ही खास तरह की हैट पहनती थी, जिसमें पंख और फूल लगे होते थे। तो सड़क पर हर किसी की नजर उन पर जरूर जाती थी। जब आपके पास करने को ज्यादा कुछ ना हो तो अपने स्ट्रीट कॉर्नर में फेमस होना भी काफी मायने रखता है, और आपका पहनावा और लुक्स उस आइडेंटिटी का बड़ा हिस्सा है, औरतों और मर्दों दोनों के लिए। केट लिस्टर डेल सैम्पी से मिलने आई हैं, जिनके पास लोग पीकी स्टाइल हेयर कट्स के लिए आते हैं।
ये काफी हद तक टीवी शो से इंस्पायर्ड हैं, जिसमें वो साइड से बहुत छोटे और ऊपर से लंबे होते हैं। कट पूरा होने पर ये झाड़ू जैसा लगता है। ओरिजिनल हेयर कट देखेंगे तो वो टीवी शो से भी कई ज्यादा एक्सट्रीम था। ये है जॉर्ज विलियम्स। वाओ, और ये तो आप बिल्कुल हटके देखेंगे दिख कि रहे हैं। जॉर्ज को मैनस्लॉटर के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, पर मर्डर के लिए अरेस्ट होने के बाद भी उन्होंने अपने पीकी हेयर स्टाइल को बनाए रखा। ये तो सुपर फैशनेबल है। इसमें बालों को पूरी तरह से सर के पास तक काटा जाता है, टॉप को छोड़कर, जिसे वो लंबा रखते थे। ये जबरदस्त है, नहीं? कमाल का है। तो ये उस वक्त के हेयर कट्स का एक काफी एक्सट्रीम वर्जन है, पर इसमें और भी कई तरह के वेरिएशंस थे। शुरुआत में वो कुछ इस तरह दिखते थे। वो इस तरह की हैट्स पहनते थे जिन्हें बिलीकॉक हैट्स कहते हैं। उस वक्त के फैशन में वो आगे से उठी होती थी। इन हैट्स को नीचे तक आंख तक खींच देते थे, इसलिए उन्हें पीकी ब्लाइंडर्स कहते थे। आगे से उनके घने और लंबे बाल फोरहेड के साथ स्टाइल किए जाते थे, उल्टी तरफ। बाद में चलकर बिलीकॉक हैट की जगह फ्लैट कैप ने ले ली, जैसे कि पीकी ब्लाइंडर्स में दिखाया गया है, पर उन्होंने उसमें रेजर ब्लेड्स नहीं रखे। ये मिथ है। उस वक्त सेफ्टी रेजर्स होते ही नहीं थे, ऐसा नहीं कर सकते थे। सभी पीकीज डाफ पहना करते थे, जो कि उनके गले में बंधा एक ब्राइटली कलर्ड स्कार्फ होता है। ब्राइट बटन्स होते थे, पर्ल बटन्स, और वो बेल बॉटम ट्राउजर्स पहनते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसे लगते होंगे। हाँ, सही कहा। ये देखने से गैंग मेंबर्स लगते हैं। ऐसा दिखता है कि ये लोग साथ हैं, और यही वो चाहते थे। ये उनकी यूनिफॉर्म थी। उनके ग्रुप को पहला मॉडर्न यूथ कल्ट कहा गया है, और मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। उनके कपड़े, उनका एक अलग स्टाइल, और तो और उनकी भाषा, तो उन्हें देखने से ही लगता था कि नेक्स्ट जनरेशन के यूथ कल्ट कुछ इसी तरह दिखेंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गैंग मेंबर्स उनके लिए खास कपड़े बनवाते थे, और हमें मैनचेस्टर से एक रिपोर्ट मिली है कि स्कॉटलैंड गैंग का एक मेंबर था जिसकी प्रेमिका ने उसके लिए सॉक्स का एक अनोखा पेयर बुना। इसके अलावा सॉल्फर्ड में किंग ऑफ द स्कटलर्स कहे जाने वाले जॉन जोसेफ हिलियर के लिए किसी ने स्वेटर बुना जिस पर लिखा था किंग ऑफ द स्कटलर्स, जो कि उनका टाइटल था, और वो सॉल्फर्ड की सड़कों पर खुलेआम परेड करता था उस स्वेटर को पहने हुए। जिस चीज को बनाया गया था उन्हें शर्मिंदा करने के लिए, और उन्होंने उसे ही अपनी पावर बना लिया। स्ट्रीट गैंग्स लड़ाई करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन वो लोग एक और चीज का शौक रखते थे, गैम्बलिंग। एक और चीज है जिसके लिए थॉमस जॉयस का पार्क स्ट्रीट गैंग बाकी गैंग्स के बीच एक खेल के लिए बहुत मशहूर था। पिच एंड टॉस एक सिंपल खेल है। एक जवान लड़का कई लड़कों को इकट्ठा करता, फिर वो एक टारगेट चुनते और फिर सभी लड़के टारगेट की ओर सिक्के फेंकते। जिसका सिक्का टारगेट के सबसे करीब गिरता वो बाकी सारे सिक्के उठा लेता। तो ये हो गई पिचिंग। अब बारी है टॉसिंग की। ये कॉइन्स हवा में टॉस कर दिए। जितने भी कॉइन्स में हेड आता वो उसके होते। थॉमस जॉयस का गैंग पेनीज के साथ खेलता था, पर स्ट्रीट गैम्बलिंग गेम्स इससे कई बड़े ट्रेडिशन का हिस्सा है। गैम्बलिंग इंग्लिश लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। तब के इंडस्ट्रियल, वर्किंग क्लास और गांव में रहने वाले लोगों को गैम्बल करने में काफी मजा आता था। मेरी माँ कहती है कि मेरे दादाजी एक बड़े गैम्बलर थे, और उनके पास तब एक सूट था जिसे वो मंडे को पॉन ब्रोकर्स के पास ले जाती थी कैश के लिए, ताकि वो बेट कर सके, और फिर जब उन्हें थर्सडे को पे मिलती थी तो वो सूट वापस लाते थे। वीकेंड तक उसी सूट को पहनते थे जो मंडे को फिर से पॉन ब्रोकर्स के पास जाता था, और यही रूटीन था। तब शायद गैम्बलिंग और बियर एक तरह से एंजॉयमेंट था उनके लिए, जिनके पास एंजॉयमेंट के ज्यादा रास्ते नहीं होते थे। वो एस्केपिज्म के लिए ये खेलते थे, या शायद एंजॉयमेंट के लिए खेलते थे, क्योंकि आज से कंपेयर करें तो उस वक्त एंटरटेनमेंट बहुत ही कम हुआ करता था, और इस तरह उन्हें टाइम पास करने का एक अच्छा तरीका मिल गया था।
शायद लोग गैम्बलिंग इसीलिए करते थे क्योंकि वो उम्मीद खो चुके थे कि बदलाव आएगा। वो नौकरी करके इन हालात से कभी बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि मेहनत तो अब भी पूरी ही कर रहे थे, और इसलिए जुए में जीतने पर ही वो लोग कुछ खास महसूस कर पाते थे और इससे उन्हें खुशी मिलती थी। 1826 में ब्रिटेन में एक नेशनल लॉटरी भी रखी गई, लेकिन विक्टोरियन वैल्यूज को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले मिडिल क्लासेस चाहते थे कि ये रुक जाए। जब 19th सेंचुरी खत्म हुई तो गैम्बलिंग के खिलाफ कैंपेन हुए, गैम्बलिंग के खिलाफ मॉरल कैंपेन हुए, रिलीजियस कैंपेन हुए। एलीट क्लास की भी गरीब लोगों की गैम्बलिंग के खिलाफ आवाज बढ़ गई थी। ये आवाज अब दबाना मुश्किल हो रहा था और इसीलिए वर्किंग क्लास गैम्बलिंग को इलीगल कर दिया गया। और इस बैन के खिलाफ रिवोल्ट करते हुए थॉमस जॉयस के गैंग ने इस लॉ को तोड़ने की कोशिश की। जब पुलिस उनके पिच एंड टॉस गेम्स के बीच आ जाती थी तो गैंग्स उनका सामना करते थे। बर्मिंघम की सड़कों पर अब ये आम हो चुका था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर 1871 में बहुत खतरनाक दंगे हुए थे जब पुलिस ने एक गैंग को पिच एंड टॉस खेलने से रोक दिया था। जब पुलिस ने गैम्बलिंग पर रोक लगाई तो गुस्सैल मेंबर्स ने उन पर हमला किया। उनका नाम रफ्स रखा गया था। उस वक्त हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। उनमें से एक पुलिस वाले ने तो ये कहा कि उस दंगे में इतने लोग थे जितने शायद मर्फी रायट्स में थे, और वो बर्मिंघम के इतिहास के सबसे बड़े रायट्स थे। $1870 के दशक के मध्य में टेरिटोरियल गैंग की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। थॉमस जॉयस के पार्क स्ट्रीट पीकी गैंग के अलावा बर्मिंघम में 50 से ज्यादा गैंग्स थे। उन्हीं की तरह ज्यादातर ग्रुप्स का नाम स्ट्रीट पर रखा गया। ऐसा ही कुछ चल रहा था लिवरपूल, ग्लासगो और मैनचेस्टर जैसे दूसरे शहरों में भी, जिनके गैंग्स को स्कटलर्स कहा जाता था और उनके नाम रियल इवेंट्स के ऊपर रखे जाते थे, जैसे कि फ्रैंको प्रशियन वॉर। बफेलो बिल गैंग भी उनमें से एक था, जो कि फेमस फ्रंटियर्समैन के वाइल्ड वेस्ट शो पर रखा गया था। 1870s में शहर में पैनिक फैल चुका था, जिसकी वजह थी स्लॉगिंग गैंग्स के आदमियों की बढ़ती बदमाशी। गैंग वायलेंस हाथ से बाहर होती जा रही थी। वो कानून को फॉलो करने वाले सिटीजन्स में अपना डर फैलाने लगे थे। इस बदमाशी को रोकने के लिए एक नए शेरिफ की जरूरत थी। आप देख रहे हैं ट्यूनिक सर चार्ल्स हॉटन राफ्टर की, जो चीफ कांस्टेबल थे 1899 से 1935 तक, जब उनकी अचानक ऑफिस में मौत हो गई। 1899 जब उन्होंने बर्मिंघम सिटी पुलिस को ज्वाइन किया तो कई पुलिस वालों को ड्यूटी पर मार दिया गया था। पुलिस ऑफिसर्स पर हमला होना आम हो चुका था। हर दूसरे हफ्ते एज अ पुलिस ऑफिसर यहाँ काम करना खतरे से खाली नहीं था, और वो आयरलैंड के बाद यहाँ पोस्ट किए गए और उन्हें यहाँ पुलिस के सिस्टम को बेहतर बनाना था। उन्हें अपने रिक्रूट्स के स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना था, सब डिसिप्लिन करना था, और सबसे जरूरी उन्हें उनके इलाके में बढ़ रहे क्राइम प्रॉब्लम्स का भी सलूशन निकालना था। कई सारे रिक्रूट्स आयरिश कम्युनिटी से ही थे, जिनकी पिछली जनरेशन पर रेसिस्ट मॉब्स और पुलिस ने मिलकर हमला कर दिया था। इस वक्त बर्मिंघम की पॉपुलेशन में सिर्फ 1% आयरिश बॉर्न थे, लेकिन पुलिस के 7% पुलिसमैन आयरिश ही थे। उन्होंने एक रैपिड रिक्रूटमेंट कैंपेन जारी किया। बर्मिंघम सिटी पुलिस में लोग कम थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने यंग और फिट लोगों को रिक्रूट किया। उनकी हाइट 5 फुट 10 होनी चाहिए, वो स्ट्रांग होने चाहिए। बर्मिंघम पुलिस में ये बात हर जगह फैल गई थी कि राफ्टर सिर्फ 3 सवाल पूछता है: क्या तुम पढ़ सकते हो, क्या तुम लिख सकते हो, और क्या तुम लड़ सकते हो। वो मुश्किल हालातों वाली जगहों पर 2 पुलिस वालों को भेजता था और वो पीकी ब्लाइंडर्स का सामना करते थे। वक्त खराब था और स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत थी। राफ्टर ने कुछ कड़े कदम उठाए। जो लोग पुलिस पर हमला करते थे उन लोगों पर और ज्यादा सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया, और उससे हुआ ये कि गरीब काम करने वाले लोग दोबारा पुलिस पर भरोसा करने लगे। वो पीकी ब्लाइंडर्स के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करने लग गए और ऐसे बदलाव शुरू हुआ।
जब चार्ल्स हॉटन राफ्टर अपने ऑफिस में मरे तब बर्मिंघम इस कंट्री की बेस्ट पुलिस सिटीज में से थी। बर्मिंघम पुलिस पूरी दुनिया में अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए जानी जाती थी और उन्होंने शहर के हालात काफी बेहतर बना दिए थे। गैंग वायलेंस पूरी तरह खत्म हो चुका था। स्ट्रिक्ट पुलिसिंग ने प्रॉब्लम को रोककर शहर को बेहतर तो बना दिया था, पर साउथ अफ्रीका में हुई लड़ाई की वजह से गरीबी एक्सपोज हो गई और गैंग्स फिर बनने लगे। (1898) से साउथ अफ्रीकन वॉर के बाद इंग्लैंड के स्लम्स कहे जाने वाले और स्लम पॉपुलेशंस की तरफ रवैया काफी बदल गया था। तो उस वक्त हजारों नौजवान लड़के जंग में हिस्सा लेना चाहते थे, पर उनमें से ज्यादातर लोगों को अनफिट घोषित कर दिया गया क्योंकि वो आर्मी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए। जैसे मैनचेस्टर और सॉल्फर्ड में लगभग 12,000 नौजवान लड़कों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 8,000 को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो आर्मी का फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए। 10 में से सिर्फ एक ही जवान रिक्रूटिंग सार्जेंट की तरफ से फुल मिलिट्री सर्विस के लिए फिट माना जाता था, जिसकी वजह से 1904 में सोशल रिफॉर्म्स हुए, जिनमें फ्री स्कूल मील्स और मेडिकल एग्जामिनेशंस शामिल थे। हालातों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट ने ही नहीं ली थी। कई सारे फिलैंथ्रोपिस्ट्स ने भी इसमें हिस्सेदारी ली थी। कुछ भले लोग ऐसे थे जो लड़कों को गैंग में जाने की जगह दूसरे ऑप्शंस दे रहे थे। लोग फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देने लगे, जिससे गैंग्स की नाकामयाबी पर बहुत गहरा असर पड़ा। बर्मिंघम के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों में से एक थे फादर पिंचर्ड। वो इंग्लैंड के सेंट जूड चर्च के प्रीस्ट थे, जो सबसे गरीब चर्चेज में से एक था। 1896 में 18 से 20 साल के लड़कों के लिए एक क्लब खोला गया, जिसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन था बॉक्सिंग। वहाँ रिंग नहीं थी, रोप्स नहीं थे, वो अपने रोज के कपड़ों में बॉक्सिंग करते, लेकिन ये काफी पॉपुलर हो गया। बॉक्सिंग क्लब्स ने तो बर्मिंघम के पीकी ब्लाइंडर्स का ध्यान खींचा ही, लैड्स क्लब ने भी देश भर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दिलचस्प बात यह है कि ये आइडिया काम कर गया। सन 1900 के आसपास मैनचेस्टर और सॉल्फर्ड की रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहाँ पर जुर्म अब ना के बराबर था। द लैड्स क्लब अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे थे। तो इन लैड्स क्लब में 12, 13, 14 साल के नौजवान थे और इससे गैंग्स का खात्मा होता जा रहा था। यहाँ तक कि लैड्स क्लब्स फुटबॉल को भी काफी प्रमोट करते थे और फुटबॉल लेट 19th सेंचुरी में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। और पार्टिसिपेंट स्पोर्ट भी, जहाँ सड़कों से आई टीम सब खुले मैदानों में खेलने लगी थी और लोगों को भी फुटबॉल बहुत पसंद आने लगा था। एस्टन विला, बर्मिंघम सिटी और मैनचेस्टर सिटी जैसी फेमस टीम्स इस मूवमेंट से ही शुरू हुई थी। और फिर मैनचेस्टर की दो प्रोफेशनल टीम्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी, जो कि बाद में बनी, लोगों के बीच काफी मशहूर हो गई और अब हजारों की तादाद में लोग मिलकर प्रोफेशनल फुटबॉल देखने के लिए आने लगे, जिससे कि वहां के लोगों के बीच रिश्ता काफी बेहतर होने लगा। लेकिन लोगों का ध्यान खींचने का सबसे बड़ा सोर्स तो अभी आना बाकी था, जो कि था सिनेमा। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में मैनचेस्टर में ही 100 से ज्यादा सिनेमा हॉल खुल गए थे। जवान लोग साथ मिलकर सिनेमा जाने लगे और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले के सालों में भी कुछ सोशल कमेंटेटर्स बताते हैं कि काम करने वाले जवान लोग हफ्ते में 3 से 4 बार सिनेमा देखने जाते थे और पुलिस ऑफिसर्स सिनेमा से बहुत खुश थे। उनके लिए इससे बेहतर क्या होगा कि जवान लोग अपना वक्त सिनेमा हॉल के अंदर बिता रहे हैं। और इसका दूसरा फायदा ये था कि लोग अपना पैसा फिल्म्स देखने पर खर्च कर रहे थे, जिन पैसों की वो पहले शराब पी लेते थे, जिसकी वजह से शराब के नशे में होने वाले जुर्म और खून खराबे अब काफी हद तक घट गए थे। यूथ को कंट्रोल करने का काम चल ही रहा था कि तभी बर्मिंघम स्लम से एक जाना पहचाना चेहरा फिर से सामने आया। सैम शेल्डन,
और उनकी फैमिली, जो कि ड्रामा सीरीज में शेल्बीज के लिए इंस्पिरेशन है, वो गुमनाम रहकर अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे थे। वो अब एक पावरफुल क्राइम गैंग बन गए थे। अर्ली 20th सेंचुरी में शेल्डन्स की एक बार फिर से एंट्री होती है और वो काफी मशहूर हो जाते हैं। आइए उस वक्त के कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को देखते हैं। ये देखिए, बर्मिंघम का बदला, एक घायल आदमी की कहानी, मुजरिम जेल में, और ये लड़ाई 4 साल तक चली थी। हाथापाई, दंगे, सब कुछ हुआ और वो बिली बीच के साथ लड़े। बीच एक बड़ा स्ट्रीट फाइटर था जो कि शेल्डन्स के इलाके के पास ही रहता था। उनकी लड़ाई की शुरुआत एक गैम्बलिंग डेट को लेकर हुई। ये गैंग वॉर उन लोगों के बीच हुई जो एक दूसरे के काफी करीब रहते थे। ये इलाका था गैरिसन लेन नेबरहुड का। बचपन में गैरिसन लेन की लड़ाई मेरे लिए कुछ इस तरह की थी कि मैं सोचता था कि वो वाइल्ड वेस्ट ओके कोरल शूट आउट है, जैसी वो थोड़ी थी भी। लेकिन यहाँ दो फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। उस गैरिसन लेन में उस वक्त कंट्रोल पाना मुश्किल था और कानून के हाथ भी वहां तक नहीं पहुंचते थे। आखिर में 1912 में इसका अंत हुआ। बिली बीच के साथ क्या हुआ, इसकी कई कहानियां हैं। सच ये है कि वो मारपीट के लिए काफी बूढ़ा हो गया था और कहा जाता है कि पुलिस ने उसे कनाडा भेज दिया। ये फ्रेज वेंडेटा इन गैरिसन लेन हमेशा ही दिमाग में एक पर्टिकुलर पिक्चर बनाती है और इस तरह की चीजें पीकी ब्लाइंडर्स में मैं दिखाना चाहता था। गैरिसन लेन वेंडेटा पीकी स्ट्रीट गैंग्स के आखिरी फाइट्स में से एक था। अब कोई भी सिर्फ शौक के लिए नहीं लड़ता था। अब अगर कभी कहीं लड़ाई होती थी तो सिर्फ पैसों के लिए। सैम शेल्डन ने इस बदलाव को काफी अच्छी तरह से परख लिया था। अर्ली 20th सेंचुरी में पुलिस ने बर्मिंघम के पीकी ब्लाइंडर्स का जीना मुश्किल कर दिया था। तो जो छोटे क्रिमिनल्स थे, खासकर वायलेंट छोटे क्रिमिनल्स, वो अंडरग्राउंड हो गए थे। वो चोरी करते, पॉकेट मारते। उनमें से एक था सैमुअल शेल्डन। जनवरी 1902 में सैमुअल स्मॉल के नाम के साथ पकड़े जाने के बाद उसे 3 महीने के लिए मैनचेस्टर भेज दिया गया, जहां ज्यादातर पिक पॉकेटर्स को भेजा जाता था। शेल्डन जरूर मैनचेस्टर में ही रहता होगा, क्योंकि वो रेलवे के सहारे बेनाम पूरे देश में घूम रहा था। लेकिन उसकी आखिरी मंजिल ये शहर नहीं थी। वो एंटरटेनमेंट को टारगेट करना चाहता था, जिससे कि रेलवेज ने ही खोला था। गैम्बलर्स और आने वाले एडवर्डियन क्रिमिनल्स इसकी तरफ खींचे आते थे। रेस कोर्सेज ऐसे हैप्पी हंटिंग ग्राउंड्स थे जहां पुलिस भी कम रहती थी और ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं थी। ये उन लोगों को बहुत पसंद था। वहां लोग थे जिनके पास बहुत पैसे थे, इसीलिए रफियंस वहां खींचे चले आए। और फिर उन्होंने क्या किया, बर्मिंघम के ये रफियंस जो चोर थे, वो बुकीज से प्रोटेक्शन के बदले हफ्ता वसूलने लगे। बार बार जगह बदलने वाले लुटेरों और चोरों की इस दुनिया में उस कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम आपने सुना होगा, बिली किम्बर। ड्रामा सीरीज में बिली किम्बर को लंदन से दिखाया गया है, पर रियल लाइफ में वो बर्मिंघम से ही थे। वो काफी बड़ा आदमी था, बहुत माहिर स्ट्रीट फाइटर, गोबल्स फाइटर, पर वो काफी ज्यादा खतरनाक भी था। उसकी एक थियरी थी कि सबसे बड़े ऑपोजिशन को चुनो और उसे हरा दो, बाकी सब खुद ही हार जाएंगे। बिली किम्बर जैसे कैरेक्टर की मुझे ये खासियत लगती है कि उनकी तरह अगर कोई और पैदा होता समर लेन बर्मिंघम में, जो कि तब एक पिछड़ा इलाका था, तो वो आगे चलकर बराबर आ पाता लॉर्ड या लेडी या एमपी के, सिर्फ ऐसा ही करके। फैक्ट्री में मेहनत करके वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो अगर देखा जाए तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, दूसरा आप बॉक्सिंग मान लें, तो ये ही सच्चाई है। और ऐसा ही कुछ मैंने पीकी ब्लाइंडर्स में दिखाने की कोशिश भी की है। किम्बर चालाक निकला। वो समझ गया कि दुनिया बदल रही है और गैंगस्टर बनके बहुत पैसा कमाया जा सकता है। 19वीं शताब्दी के यूथ गैंग्स अपने इलाके के लिए लड़ने वाले जवान लड़ाकू गैंग्स थे।
ये गैंग्स 1920 के दशक के रेस कोर्स गैंग से काफी ज्यादा अलग दिखते थे। उन गैंग्स के सदस्य बड़े लोग थे और उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पर ही था। 20th सेंचुरी में सोसाइटी काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने लगी और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी से शुरुआत हुई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की और उन क्रिमिनल्स की जिनसे स्टीवन नाइट कैरेक्टर्स इंस्पायर्ड हैं। सभी कैरेक्टर्स डार्बी सबिनी, एल्फी सोलोमन्स, बिली किम्बर की इंस्पिरेशन हमें उस वक्त के बारे में रिसर्च करने के बाद मिली और तब हमें उनकी सच्चाई पता चली। इल्लीगल गैम्बलिंग और गैंगस्टर्स के बारे में पता चला, जो कि हमारी उम्मीद से काफी ज्यादा डरावना था, क्योंकि जिस तरह अमेरिकन ने अपने गैंगस्टर्स को फिक्शनाइज किया है, ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ भी कभी ट्राई नहीं किया। उन्हें फिक्शनलाइज नहीं किया गया, जबकि वो ठीक ऐसे ही हुआ करते थे। तो कौन थे ओरिजिनल पीकी ब्लाइंडर्स? थॉमस जॉयस और जेरेमाया कॉर्करी जैसे कैरेक्टर्स वायलेंट थे। इनमें से कई तो यहाँ स्लम्स की गरीबी देखकर पहुंचे थे, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल सिटीज के एवोल्यूशन और रेपुटेशंस पर उनका बहुत बड़ा असर रहा है। उन्होंने सबका ध्यान गरीब तबके की तरफ खींचा और उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए उनकी कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी कि 100 साल पहले थी।